हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं हूं गुरदीप और ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। तो बेटा आज मैं आपको करवाऊंगी एक निबंध जो कि जैनेन्द्र कुमार जी का लिखा हुआ है। बाजार दर्शन, बाजार यानी कि मार्केट। तो बाजार दर्शन है इस अध्याय इसका निबंध का नाम। और थोड़ा सा मैं आपको इनके विषय में बता देती हूँ, जैनेन्द्र जी के विषय में। कि जैनेन्द्र जी का जन्म है जो 1905 में अलीगढ़ में हुआ, ठीक है। और इनकी जो मेन चीज है और इनका जो देहांत है वो 1990 में दिल्ली में हुआ, ठीक है बेटा। तो जन्म 1905 में अलीगढ़ और 1990 में दिल्ली में इनका देहांत हो गया। इनकी कुछ रचनाएं हैं बेटा, इनके उपन्यास हैं परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन और मुक्तिबोध। आगे कहानियां हैं इनकी वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या और पाजेब। इनमें से फांसी और पाजेब इनकी जो कहानी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी कहानी संग्रह और कहानियां ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम निबंध की बात करें, निबंध संग्रह, प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार, समय और हम, ठीक है। तो ये इनकी जो है रचनाएं थी बेटा। अब हम इनकी थोड़ी सी साहित्यिक विशेषताएं जान लें, मतलब ये किस प्रकार का साहित्य लिखते हैं। तो देखिए, हिंदी कथा साहित्य में प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में जैनेन्द्र कुमार प्रतिष्ठित हुए। ये बहुत बड़ी बात है बेटा, क्योंकि प्रेमचंद अपने आप में एक इतिहास है, ठीक है। और प्रेमचंद के बाद इनका नाम लिया जाता है कथाकार के रूप में। इन्होंने अपने उपन्यासों व कहानियों के माध्यम से हिंदी में एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथा धारा का प्रवर्तन किया है। मनोवैज्ञानिक जो है, इन्होंने मनोवैज्ञानिक एक उन्होंने अपना जो एक स्टाइल है वो अपनाया है, ठीक है। जैनेन्द्र की पहचान अत्यंत गंभीर चिंतक के रूप में रही। इन्होंने सरल व औपचारिक शैली में समाज, राजनीति, अर्थनीति एवं दर्शन से संबंधित गहन प्रश्नों को सुलझाने की कोशिश की है। ये गांधीवादी विचारधारा से भी प्रभावित थे। इन्होंने गांधीवादी चिंतन दृष्टि का सरल व सहज उपयोग जीवन जगत के से जुड़े प्रश्नों के संदर्भ में किया है। ऐसा उपयोग अत्यंत दुर्लभ है। इन्होंने गांधीवाद सिद्धांतों जैसे सत्य, अहिंसा, आत्मसमर्पण आदि को अपनी रचनाओं में मुख्य रूप से अभिव्यक्त किया है। भाषा शैली जैनेन्द्र जी की कैसी है? ये अत्यंत सरल, सहज व भावानुकूल है, जिसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग बहुलता से हुआ है, परंतु तद्भव और उर्दू फारसी के शब्द भी जो अत्यंत ही सहजता से प्रयोग हुए हैं, ठीक है बेटा। अब हम इनका करेंगे बाजार दर्शन की क्या है बाजार दर्शन। वैसे मैं 2 लाइन में बता देती हूँ इसका, कि बाजार में हम अक्सर जाते हैं पैसे लेके, पॉकेट मनी लेके, और भी अलग से पैसे लेके जाते हैं, लेकिन होता क्या है, हम लेने कुछ जाते हैं और ले कुछ आते हैं। यानी कि ये एक माया जाल है जो बाजार है, ये हमें अट्रैक्ट करता है और हम समझ नहीं पाते हैं। हम लेने कुछ जाते हैं और जो बाहर रंग बिरंगी चमकीले सूट, बर्तन और कुछ खाने पीने का सामान, मतलब कि होता ये है कि अगर हमने 10,000 अपनी पॉकेट में डाले हुए हैं तो मुश्किल है वहां से पैसे बचाकर वापस आ जाना, ठीक है। वो 10,000 के 10,000 लग जाएंगे। अगर आप 4,000 लेके जा रहे हो तो 4,000 के 4,000 लग जाएंगे। मतलब बाजार एक ऐसा मायाजाल है जो आपको भ्रमित करता है और आपके सारे पैसे ठग लेता है। तो ऐसा ही कुछ है इसमें, ठीक है। तो प्रतिपाद्य क्या है कि बाजार दर्शन निबंध में गहरी वैचारिकता व साहित्य के सुलभ लालित्य का संयोग है। कई दशक पहले लिखा गया यह लेख आज भी उपभोक्तावाद व बाजारवाद को समझने में बेजोड़ है। जैनेन्द्र जी अपने परिचितों, मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत मनुष्य को अपना गुलाम बना लेती है। यदि हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके विपरीत बाजार की चमक दमक में फंसने के बाद हम असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल होकर सदा के लिए बेकार हो सकते हैं। लेखक ने कहीं दार्शनिक अंदाज में तो कहीं किस्सा
किस्सा गो की तरह अपनी बात समझाने की कोशिश की, मतलब उन्होंने अलग अलग किस्से सुनाए हैं। इस क्रम में इन्होंने केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र बताया है। अब सारांश पढ़ेंगे बस इसका बेटा, बड़ा मजेदार है। लेखक अपने मित्र की कहानी बताता है कि एक बार वे बाजार में मामूली चीज लेने गए, परंतु वापस बंडलों के साथ लौटे, बहुत बड़े बड़े जैसे पॉली बैग बोलते हैं। लेखक के पूछने पर उन्होंने पत्नी को दोषी बताया। लेखक ने ये पूछा ना कि भाई आप तो थोड़ा सामान लेने गए थे, अब ये इतना सारा कहाँ शॉपिंग की? तो उन्होंने क्या कहा? पत्नी को दोषी बताया, यानी कि अगर इतना सामान आया है तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? उनकी पत्नी, यानी कि सारी जो चीजें हैं उनकी पत्नी ने जिद करके ली है। लेखक के अनुसार पुराने समय से पति इस विषय पर पत्नी की ओट लेते हैं। मतलब लेखक को ऐसा लगता है कि जब ऐसी कोई चीज, अनावश्यक कोई चीज खरीदी जाती है तो सब लोग किसको ब्लेम करते हैं? पत्नी को ही करते हैं कि जी मैडम ने जिद कर ली इसलिए लेनी पड़ी। इसमें मनी बैग अर्थात पैसे की गर्मी भी विशेष भूमिका अदा करती है। क्या मतलब? पैसा पावर है, परंतु उसे प्रदर्शित करने के लिए बैंक बैलेंस, मकान, कोठी आदि इकट्ठा किया जाता है। पैसे की परचेजिंग पावर्स के प्रयोग से पावर का रस मिलता है। लोग संयमी भी होते हैं, वे पैसे को जोड़ते रहते हैं तथा पैसे के जुड़ा होने पर स्वयं को गर्विला महसूस करते हैं। मित्र ने बताया कि सारा पैसा खर्च हो गया। मित्र की अधिकतर खरीद परचेजिंग पावर के अनुपात से आई थी, ना कि जरूरत की। इसका जानते हो क्या मतलब है बेटा? कि जो वो उसका मित्र जो बाजार से खरीद कर लेके आए थे ना बेटा, तो वो चीजें जरूरत की नहीं थी, वो सिर्फ एक पावर की चीजें थी कि भाई मैंने पावर दिखाई उस आदमी ने कि हाँ, अगर पत्नी ने जिद की कि एक सूट लेना, ले लिया, मुझे 4 और लेने हैं, 4 और ले लिए, मुझे सैंडल लेने हैं, मेरा पर्स भी जो टूटा हुआ है, मेरा पर्स फट गया है, मुझे वो भी लेना है, कुछ मेकअप का सामान लेना है, एक लिपस्टिक नहीं वो पसंद नहीं, मुझे 6 और लेनी है, मुझे अच्छी लेनी है, वो पसंद नहीं आई। कहने का मतलब ये है बेटा कि, और देखो पति भी मानते जाते हैं, क्योंकि अगर वो पत्नी को मना करेंगे ना कि नहीं तू ये चीज मत ले, तो उसको कहीं ना कहीं इंसल्ट फील होगा कि वो उसको वो चीज दिला नहीं सकता। और कोई भी मर्द ऐसा चाहता नहीं है कि पत्नी के सामने उसको झुकना पड़े। तो अब जिसके पास है ही नहीं बेचारा वो तो झुकेगा ही, लेकिन अगर किसी के पास पॉकेट में पैसे हैं और पत्नी ने कोई डिमांड की है तो ये हो नहीं सकता कि उसकी फरमाइश पूरी न हो। ठीक है बेटा, आगे है। लेखक कहता है कि फालतू चीज की खरीद का प्रमुख कारण बाजार का आकर्षण है। ठीक है, मैं एक चीज लेने गई थी, मुझे एक कप सेट चाहिए था, लेकिन मैं क्या लेके आई? मैं एक ट्रे ले आती हूँ, कप के मैं एक नहीं बल्कि 3 सेट लेके आती हूँ, एक मैं कुंडी लेके आती हूँ, और फिर एक मुझे सैंडल पसंद आई, मैं सैंडल की जोड़ी ले आती हूँ। तो अब देखिए बेटा, बंदा एक चीज लेने गया और 50 चीजें ले आया, तो इसका मुख्य कारण क्या है? मैं बाजार गई और मैंने क्या देखा? मैं बाजार गई और मैंने देखा कि हाँ, मुझे सैंडल ने लुभाया, मुझे सूट ने लुभाया, मुझे एक और ट्रे ने लुभाया। मतलब इतनी खूबसूरत चीजें जो मुझे दिखी, उनका आकर्षण ने मुझे एक्स्ट्रा सामान लेने के लिए मजबूर कर दिया। मित्र ने इसे शैतान का जाल बताया है। यह ऐसा सजा होता है कि बेहया ही इनसे नहीं फंसता, कि कोई बेहया होगा, कोई ढीठ होगा जो इस मोह माया जाल में नहीं फंस पाएगा। बाजार अपने रूप जाल में सबको उलझाता है। इसके आमंत्रण में आग्रह नहीं है। ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है। यह इच्छा जगाता है। हर आदमी को चीज की कमी महसूस होती है। चाह और अभाव मनुष्य को पागल कर देता है। असंतोष, घृणा व ईर्ष्या से मनुष्य सदा के लिए बेकार हो जाता है। आगे बेटा, लेखक का दूसरा मित्र दोपहर से पहले बाजार गया तथा शाम को खाली हाथ आ गया। पूछने पर बताया कि बाजार में सब कुछ लेने योग्य था, परंतु कुछ भी न ले पाया। एक वस्तु लेने का मतलब था दूसरी छोड़ देना। अगर अपनी चाह का पता नहीं हो तो सब और की चाह हमें घेर लेती है। ऐसे में कोई परिणाम नहीं होता। बाजार में रूप का जादू है। यह तभी असर करता है जब जेब भरी हो तथा मन खाली हो। यह मन जब जेब के खाली होने पर भी असर करता है।
खाली मन को बाजार की चीजें निमंत्रण देती हैं, सब चीजें खरीदने का मन करता है। देखिए अब क्या होता है बेटा कि एक जो उसका मित्र था, उसके पास कुछ भी नहीं था, ठीक है, वो बाजार गया लेकिन वो कुछ भी खरीद के नहीं आया, लेकिन हाँ वो सारी चीजें देख जरूर, क्योंकि एक्चुअल में क्या हुआ कि वो बाजार जाकर वो डिसाइड ही नहीं कर पाया कि उसने लेना क्या है। इसीलिए अगर वो एक चीज लेता है, क्योंकि पैसे कम हैं, तो अगर वो एक चीज लेता है तो डेफिनेटली दूसरी चीज छूट जाती है। आगे है बेटा, जादू उतरते ही फैंसी चीजें आराम नहीं खलल ही डालती प्रतीत होती हैं। इससे स्वाभिमान व अभिमान बढ़ता है। जादू से बचने का एकमात्र उपाय यह है कि बाजार जाते समय मन खाली न रखो। मन में लक्ष्य हो तो बाजार आनंद देगा। यानी कि जैसे अभी पहला मित्र गया, उसका मन खाली था, बस वो पैसे लेके चला गया कि अगर कुछ अच्छा लगेगा तो ले लेगा। समस्या ये थी उसको बहुत कुछ अच्छा लगा लेकिन वो कुछ भी नहीं ले पाया। क्यों? अगर वो एक चीज लेता है तो कई चीजें छूट जाती है। तो कहते हैं आपका मन जो है वो खाली नहीं होना चाहिए, वह आपसे कृतार्थ होगा। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। यानी कि बाजार का मतलब बेटा तभी बनता है कि हमें किसी चीज की आवश्यकता है और वो बाजार में हमने जाके खरीद ली। मन खाली रखने का मतलब मन बंद नहीं करना है। शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का ही है जो सनातन भाव से संपूर्ण है। मनुष्य अपूर्ण है, मनुष्य इच्छाओं का विरोध नहीं कर सकता। यह लोभ को जीतना नहीं है बल्कि लोभ की जीत है। ठीक है बेटा, आगे है, मन को बलात् बंद करना हठयोग है। वास्तव में मनुष्य को अपनी अपूर्णता स्वीकार कर लेनी चाहिए। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः मन की भी सुननी चाहिए क्योंकि वह भी उद्देश्यपूर्ण है। मन मानेपन को छूट नहीं देनी चाहिए। लेखक के पड़ोस में भगत जी रहते हैं। वे लंबे समय से चूरण बेच रहे थे। चूरण उनका सरनाम था, सरनेम जिसको बोलते हैं। वे प्रतिदिन 6 आने पैसे से अधिक नहीं कमाते थे। वे अपना चूरण थोक व्यापारी को नहीं देते थे और ना ही पेशगी ऑर्डर लेते थे। 6 आने पूरे होने पर वे बचा चूरण बच्चों को मुफ्त में बांट देते थे और सदा स्वस्थ रहते थे। उन पर बाजार का जादू कभी नहीं चला। वे निष्पक्ष थे, बड़ी बड़ी बातें नहीं जानते थे। उनका मन अडिग रहता था। पैसा भीख मांगता है कि मुझे ले। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्व से बिलखता ही छोड़ देता है। देखिए बेटा, किसको पैसा बुरा लगता है कि अगर हमारा बिजनेस चल रहा हो, लेकिन भगत जी ऐसे हैं, वो 6 आने का ही पैसा बेचते थे, उसके बाद जो बच गया वो बच्चों में बांट देते थे। पैसे में व्यंग शक्ति होती है। पैदल व्यक्ति के पास से धूल उड़ाती मोटर अगर चली जाए तो व्यक्ति परेशान हो उठता है। वह अपने जन्म तक को कोसता है, परंतु यह व्यंग चूरण वाले व्यक्ति पर कोई असर नहीं करता। लेखक ऐसे बल के विषय में कहता है कि यह कुछ अपर जाति का तत्व है। कुछ लोग इसे आत्मिक, धार्मिक व नैतिक भी कहते हैं। ठीक है, लेखक कहता है कि जहां तृष्णा है बटोर रखने की स्पृहा है। ठीक है, यानी कि जहां पे तृष्णा यानी कि लालसा होगी, वहां पैसे को बटोर कर रखने की स्पृहा मतलब कहीं ना कहीं एक इच्छा होगी, दृढ़ इच्छा कि वो सारे पैसे इकट्ठे करके अपने पास रखे। वहां उस बल की चीज नहीं है। संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। वह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। एक दिन बाजार में चौक में भगत जी व लेखक की राम राम हुई। उनकी आंखें खुली थी। वह सबसे मिलकर बातें करते हुए जा रहे थे, लेकिन वह भौचक्के नहीं थे और ना ही वह किसी प्रकार से लाचार थे। भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा था, किंतु उनको मात्र अपनी जरूरत की चीजों से मतलब था। वे रास्ते में फैंसी स्टोरों को छोड़कर पंसारी की दुकान में अपना काम की चीजें लेकर चल पड़ते हैं। अब उन्हें बाजार शून्य लगता है। फिर चांदनी बिछी रहती है हो या बाजार के आकर्षण बुलाते रहे, उनका कल्याण ही चाहते हैं। ठीक है, यानी कि लेखक क्या करते, वो जो है भगत जी हैं, वो चूरण लेते हैं। वो बाजार में इधर उधर देखते जरूर है लेकिन उसके मोह जाल में फंसते नहीं है। वो पंसारी की दुकान पे जाते हैं, जो चूरण बनाते हैं उसके लिए जो बेसिक मटेरियल होता है वो खरीदते हैं। जब खरीद लिया तो अब बाजार उनके लिए शून्य है। यानी कि बाजार में चाहे चांदनी छिटकी हो, जितना मर्जी खूबसूरत हो, प्रॉपर लाइटिंग हो रही हो, उनके लिए बाजार का कोई मतलब नहीं रह गया है। लेखक का मानना है कि बाजार को सार्थकता वह मनुष्य देता है जो अपनी जरूरत को पहचानता है। जो केवल परचेजिंग पावर के बल पर बाजार को व्यंग दे जाते हैं, वे ना तो बाजार से लाभ उठा सकते हैं, ना ही उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। बिल्कुल सही बात बेटा।
अगर किसी बंदे ने अपनी चीज बेचने के लिए बाहर वो शोपीस लगा रखी है और हमें वो चीज नहीं चाहिए, फिर भी हम लपक लेते हैं, तो इसका मतलब ये कि हम लोगों का बाजारूपन बढ़ा रहे हैं। ये कपट को बढ़ावा है, जिसे सद्भाव घटता है। सद्भाव नष्ट होने से ग्राहक और बेचक रह जाते हैं, वे एक दूसरे को ठगने की घात में रहते हैं। ऐसे बाजार में व्यापार नहीं शोषण होता है, कपट सफल हो जाता है तथा बाजार मानवता के लिए विडंबना है। और जो ऐसे बाजार का पोषण करता है, जो उसका शास्त्र बना हुआ है, वह अर्थशास्त्र सरासर ओधा है, वह मायावी शास्त्र है, वह अर्थशास्त्र है, अनीति शास्त्र है। ठीक है बेटा, तो बाजार की महिमा सिर्फ तब तक है जब तक आप बाजार से उन्हीं चीजों को लेते हो जो आपके जरूरत की हैं। अगर हम मोह माया में पड़ते हैं, बाजार की खूबसूरती में पड़ते हैं, तो हम जरूरत से ज्यादा सामान ले जाते हैं और फिर घर आके कई बार पछताते भी हैं कि हमने ये सामान क्यों ले लिया, हम लेने कुछ गए थे और लेकर हम कुछ आए हैं। तो ये चीज भी कई बार खुशी नहीं देती। तो इस चैप्टर में बस 3 चीजें आई हैं बेटा। पहला ये कि बाजार, अगर आप अपनी पावर प्रदर्शन करते हैं तो आप एक्स्ट्रा सामान खरीदते हैं। अगर आप थोड़े पैसे लेके जाते हो कि भाई हाँ चलो कुछ भी ले लेंगे जो अच्छा लगा, यानी कि आपका मन खाली है कि कुछ भी ले लेंगे, तो आप कुछ नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि जब आप एक चीज लेते हो तो दूसरी कई चीजें छूट जाती हैं, तो आप खाली वापस आ जाते हो। और एक भगत जी जैसे लोग हैं जो बाजार को सचमुच में बाजार की सार्थकता बनाते हैं, बाजार को सार्थक बनाते हैं। वो कैसे? बाजार की सार्थकता सिर्फ इस चीज में है कि हमें जो चाहिए वो हमें बाजार से मिल जाए, बस इतना ही मूल्य है। जब हमें वो चीज मिल गई, उसके बाद बाजार का आकर्षण हमें नहीं होना चाहिए। तो यही चीजें बेटा इसमें बताई हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है, तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो आपने बेटा इस चैप्टर को बस 2 से 3 बार सुनना है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस चैप्टर में है क्या। प्रश्न मैं आपको इसके कल करवाऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ना समझ में आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच।